नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेल फॉर बिगिनर्स की इस सीरीज़ में। लास्ट सीरीज़ में हमने एक्सेल का इंटरफेस देखा था। आज के वीडियो में हम देखेंगे सेल को किस तरह से हम अलाइन कर सकते हैं। जो भी डेटा हम सेल में डालते हैं वो किस तरह से हम अलाइन करेंगे। लास्ट हमने देखा था फ़ॉन्ट के रिलेटेड कि फ़ॉन्ट हम चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट साइज़, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर और ये सब। ठीक है। आज हम देखेंगे सेल के बारे में और सेल के अंदर हम किस तरह से फॉर्मेट कर सकते हैं उसके बारे में। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डालता हूँ ऑर्डर आईडी करके एक वैल्यू। हमें हमें पता है कि हर सेल के अंदर इंडिपेंडेंटली एक एक वैल्यू हम डाल सकते हैं। यहाँ मैं न्यूमेरिक वैल्यू डाल रहा हूँ 1 2 3 4 5। मैंने जैसे न्यूमेरिक वैल्यू डाली तो वो कैसा अलाइन हो गया, लेफ़्ट अलाइन। ठीक है, चलिए यहाँ पे डालते हैं प्रोडक्ट नेम। ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, फिर प्रोडक्ट में ए और प्रोडक्ट सी। ठीक है, कभी भी आपको स्पेस कम लग रही है या कुछ तो आप इसको बड़ा कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे है तो आप ये नहीं समझे कि ये ओवरलैप हो रहा है। ठीक है, ये हमने सी में कुछ नहीं लिखा है, सी का सेल एम्प्टी है, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है। जो भी लिखा हमने ये B1 में लिखा हुआ है प्रोडक्ट नेम, लेकिन सी में कुछ ना होने की वजह से वो आपको डिस्प्ले में ओवरलैप करके दिखाएगा। ठीक है, अगर मैंने सी में यहाँ पे लिख दिया फॉर एग्ज़ाम्पल जोन। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको लिखने के बाद एंटर करूँगा आप देखोगे मुझे सिर्फ प्रोडक्ट दिख रहा है और एन कुछ कट के आ रहा है। तो आपको अगर ये कॉलम बड़ा करना है तो सी और बी के बीच में चले जाइए और आप अपना कॉलम को बड़ा कर सकते हैं। द सेम वे आप रो के अंदर भी रो को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। ठीक है, आप ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर सकते हो इसको आसानी से एडजस्ट करना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और डबल क्लिक करिए इन बिटवीन द कॉलम। दो कॉलम के बीच में डबल क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक वो कॉलम रिसेट हो जाएगा। अगर रो के बीच में करोगे तो ऑटोमेटिक रो रिसेट हो जाएगी। ठीक है, आप बड़ा या छोटा करने के लिए कॉलम के बीच में जाके कर सकते हैं। मैं यहाँ डाल रहा हूँ वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट। ये एक इसके अंदर इंटेलिजेंस होती है कि जैसे ही आप टाइप करोगे अगर उसी कॉलम में उसी लेटर से रिलेवेंट वर्ड आ रहा है तो वो तुरंत पूरा का पूरा वर्ड दे देगा। अगर आपको वो एक्सेप्ट है तो आप एंटर के दे के आगे जा सकते हैं। अगर आपको चेंज करना है तो आप टाइप करोगे तो वो हट जाएगा। ठीक है, जैसे W से स्टार्ट किया और इसका फॉर्मेट भी वो ऑटोमेटिकली अपडेट कर देगा। जैसे ही मैंने W स्मॉल में लिखा लेकिन जैसे ही मैं इसको एंटर दूंगा वो अपने आप कन्वर्ट कर लेगा बेस्ड ऑन द अपर वैल्यू, जो भी उसकी पुरानी वैल्यू है उसके हिसाब से। ठीक है, दूसरी चीज़, जैसे ही हम नंबर लिख रहे थे कौन से फॉर्मेट में जा रहा था, राइट हैंड साइड पे। जैसे ही हम टेक्स्ट लिखते हैं कौन से फॉर्मेट में जा रहा है, कौन से अलाइन में हो रहा है, ये लेफ्ट अलाइन में। तो हमेशा याद रखना अलाइनमेंट के बारे में हम समझने वाले हैं तो किस तरह से अलाइनमेंट हो रहा है। ठीक है, फिर हम लिखते हैं अमाउंट। यहाँ पे कुछ वैल्यू दे देते हैं, फॉर एग्जांपल 15,000, 25,000, 35,000, 10,000, 20,000। ठीक है, ये हमने कुछ अमाउंट भी दे दी। कॉलम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और लास्ट कॉलम में डालते हैं हम लास्ट अपडेटेड ऑन। ठीक है, ये तो सिर्फ टाइटल है। हम कहना चाहते हैं कि हमने लास्ट ये वैल्यू कब अपडेट करी है, तो यहाँ पे डेट फॉर्मेट डालेंगे। हम तारीख डेट डालने की कोशिश करेंगे। हम डेट डालते हैं आज की, फॉर एग्जांपल 11/8/2024। ठीक है, और 11/8/2024 तो इसने ये लेफ्ट हैंड साइड पे चला, राइट हैंड साइड पे चला गया क्योंकि ये डेट क्या हो गई मैं अभी आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर हम 25 तारीख लेते, 25/7/2024 तो ये लेफ़्ट पे रहती, लेकिन ये डेट राइट पे चली गई, क्यों बाद में बताता हूँ मैं। ठीक है, अभी मैं फॉर एग्जांपल डालता हूँ, ये दोनों चीज़ें पहले समझ ही लेते चलिए। जैसे मैंने 11/8/2024 लिखा तो इसने क्या समझा, 11 इज़
दिसंबर, नॉट द डे। 11 क्या समझा उसने, दिसंबर। यहाँ पे जब भी आप डेट फॉर्मेट डालोगे वो हमेशा होगी मंथ, डे, ईयर। हमेशा एक्सेल के अंदर आपका डिफ़ॉल्ट डेट फॉर्मेट रहेगा मंथ, डे, ईयर, क्योंकि आपका सिस्टम की डेट के हिसाब से ये चलता है। नॉर्मली सारे सिस्टम्स आज की डेट में अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉर्मेट यूज़ करते हैं जो है मंथ, डे, ईयर। तो इसकी वजह से ये मंथ, डे, ईयर फॉर्मेट पिक कर रहा है। अगर आपका सिस्टम का डेट फॉर्मेट DDMMYY है तो फिर वो डेट, मंथ, डे, मंथ, ईयर लेगा। ठीक है, तो समझते हैं। अगर मुझे इसको अगस्त ही करना था, मैं क्या लिखता, 8/11/2024, लेकिन हम इसे अभी ऐसे ही रहने देते हैं, बाद में समझते हैं इसका डेट फॉर्मेट के साथ। ये लिखता हूँ 8/11/2024, ये लिखते हैं हम 7/5/2024, और इसका लिखते हैं 7/16/2024। देखिए मैं डेट फॉर्मेट के लिए डैश और ये दोनों चीज़ें मैंने यूज़ करी, लेकिन फिर भी उसने अपने आप ले लिया। जैसे 7/16/2024 मैंने ऐसा डाला, फिर भी इसने ऑटोमेटिकली क्या पिक कर लिया, डेट फॉर्मेट। तो कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली वो ऑटो करेक्ट में ले लेता है डेट फॉर्मेट के साथ। अब समझने वाली बात, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, टेक्स्ट। एक्सेल के अंदर डिफ़ॉल्ट हमेशा टेक्स्ट होती है लेफ़्ट अलाइन। ठीक है, नंबर, डेट और टाइम ये हमेशा रहेंगे राइट अलाइन। ठीक, टेक्स्ट विल बी इन लेफ्ट अलाइन और नंबर, डेट एंड टाइम ये कैसा रहेगा, राइट अलाइन। ये हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है, आप ये अलाइनमेंट चेंज कर सकते हो, लेकिन सेल का डिफ़ॉल्ट वैल्यू यही रहता है, यही फॉर्मेट में। अभी फॉर एग्जांपल इसको, ये टेक्स्ट है, ये डेट नहीं है। अगर डेट होता तो राइट हैंड पे आता। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको 7/24/2024 लिखूँगा तो ये ऑटोमेटिकली राइट हैंड पे आ गया। ठीक है, तो याद रखना है टेक्स्ट हमेशा लेफ्ट में आता है, न्यूमेरिक वैल्यू, डेट वैल्यू और टाइम वैल्यू आएगी हमेशा राइट हैंड साइड पे। टाइम अगर देना है मुझे, फॉर एग्जांपल टाइम भी लिखते हैं हम, तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ 11:45, तो हमेशा राइट पे चला गया। AM PM आप सेट कर सकते हो, डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली वो दिखा देगा। जैसे ही मैंने एडिट किया, एडिट करने के लिए आप क्या देते हो, F2। ठीक है, एडिट किया तो 11:45:00 AM कर दिया। ठीक है, आप इसको PM भी कर सकते हो, तो ऑटोमेटिकली उसने इसको भी आप चेंज कर सकते हो, वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। 11:45, 16, 20, 17, 30। अगर गलती से मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल 25, 30, तो क्या होगा, उसने कुछ और ही ले लिया। देखो ऊपर 1 बज के समथिंग। ठीक है, देयर इज़ नथिंग लाइक टाइम लाइक, तो इसने रैंडम वैल्यू पिक करके उसको डेट फॉर्मेट समझ लिया, तो ऐसा हो सकता है। चलते हैं हम इसके अंदर। इसके अंदर एक और काम कर लेते हैं। ये सारे कॉलम्स की साइज़ मैं एक साथ बड़ी कर सकता हूँ। सारे कॉलम सेलेक्ट करने के बाद अगर मैं इस तरह से किसी भी एक कॉलम को एडजस्ट करूँगा तो सारे कॉलम्स ऑटोमेटिक रिसाइज हो जाएंगे। सेम वे रो के अंदर भी अगर मैं सारी रो सिलेक्ट करूँगा तो ये जाएगा एंड तक, तो ऐसा कभी नहीं करना है। आपको जितनी रोज़ करनी है उतनी रो सिलेक्ट करें और फिर एक्सटेंड करें। मैंने एक 7 नंबर की रो एडिशनल एक्सटेंड की है, तो देखिए 7 नंबर की रो भी एप्लीकेबल हो गई वो हाइट के लिए। ठीक है, चलिए अभी हम समझते हैं अलाइनमेंट के बारे में। तो डिफ़ॉल्ट तो आपने समझ लिया कि न्यूमेरिक वैल्यू हमेशा जाएगी राइट पे, टेक्स्ट वैल्यू आएगी हमेशा लेफ़्ट पे। लेकिन अगर आप यही वैल्यू को सेंटर या लेफ़्ट में करना चाहें तो कर सकते हैं यूजिंग दिस 3 बटन्स। ठीक है, इसमें पहला वाला जो है वो अलाइन लेफ़्ट है। ठीक है, जो भी आपका अलाइनमेंट हो उसे चेंज करके वो वापस लेफ़्ट अलाइन कर देगा। ठीक, दूसरा है सेंटर और तीसरा है राइट। ठीक, क्लियर, लेफ्ट, सेंटर एंड राइट। आप जब इसमें क्लिक किया हुआ है और आपका लेफ़्ट अलाइन है तो ये देखिए आपका हाईलाइट हो रहा है क्योंकि ये लेफ़्ट है। लेकिन अगर वापस आप उसको क्लिक करोगे तो आप उसको कह रहे हो गो टू द डिफ़ॉल्ट, तो डिफ़ॉल्ट क्या था इसका, राइट।
तो ध्यान में रखना है, जब भी आप सिलेक्ट करते हो और यहाँ पे कुछ हाईलाइटेड है तो उसका मतलब आपने चेंज किया हुआ उसका अलाइनमेंट, जो डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट है उससे। ठीक, ओके। इसी तरह ये 3 लेफ़्ट राइट सेंटर जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में। उसी तरह वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हुई, उसी तरह वर्टिकल मूवमेंट है जहाँ टॉप अलाइन, मिडल अलाइन और बॉटम अलाइन है। ठीक है, अगर मैं इसको करता हूँ टॉप, तो ये टॉप हुआ, हमारा नीचे क्या था सेंटर, तो टॉप सेंटर, सेंटर सेंटर, बॉटम सेंटर। तो ये टोटल कॉम्बिनेशन 9 हो गए। जैसे लेफ्ट, टॉप सेंटर, टॉप राइट, इसी तरह सेंटर, सेंटर लेफ्ट, सेंटर सेंटर, सेंटर राइट, बॉटम लेफ्ट, बॉटम सेंटर, बॉटम राइट। ठीक, तो ये कॉम्बिनेशन से आप 9 एक ही सेल के अंदर 9 पोजीशन पे मूव कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस 2 रोज। ठीक है, सेंटर अलाइनमेंट के लिए। क्लियर? उसके बाद आता है ये वाला 2 ऑप्शंस, ये है इंडेंटिंग। ठीक है, जैसे वर्ड में फॉर एग्जांपल अगर आपने देखा हो तो आप इंडेंट कर सकते हो, कोई पैराग्राफ लिख रहे हो तो ऊपर के पैराग्राफ को थोड़ा अंदर की तरफ लिखना है इस तरह से। तो इसके अंदर पैराग्राफ तो नहीं लिखते हम, लेकिन कई बार होता है कि कुछ वैल्यूज़ आपने लिखी हैं उसे थोड़ी स्पेस देना चाहते हो फ्रॉम द प्रीवियस वन। ठीक है, ये आगे का है और इसके बीच में स्पेस देनी है, तो आप एक काम कर सकते हो, बीच में एक और कॉलम ऐड करके कर सकते हो, लेकिन इसी को मुझे थोड़ा स्पेस देके चलाना है। तो एक रास्ता ये है कि आप इसको एडिट करो और आपको जितना चाहिए उतना स्पेस ऐड करो, लेकिन दिस इज़ नॉट द राइट वे। सबसे सही रास्ता कौन सा है, आप सिलेक्ट कर लो आपको जो भी चेंज करना है और उसमें जाइए और इंडेंटिंग दीजिए। ये ऑटोमेटिकली 5 स्पेस का इंडेंटिंग देता है। आप ये इंडेंट हो गया, इसके अंदर एडिशनल कोई स्पेस नहीं है। ठीक है, एडिशनल कोई कैरेक्टर्स आपने नहीं डाले, लेकिन ये इंडेंटिंग कर रहे हैं हम। ठीक, उसी तरह अगर रिड्यूस करना है तो रिड्यूस भी कर सकते हो। ये स्पेसिंग के लिए काम कर सकते हैं एडिशनल कुछ वैल्यू डाले बिना। ठीक, ये आप लेफ़्ट और राइट दोनों के लिए कर सकते हो। ठीक, ये अपने आप इंडेंटिंग हो गया। अगर फॉर एग्जांपल इंडेंटिंग अगर डायरेक्टली आप करोगे तो वो लेफ़्ट में चला जाएगा पहले से। ठीक, और फिर बात वो करेगा, देखिए ये ऑटोमेटिकली लेफ़्ट पे चला गया। अगर मैं ये इंडेंट हटा रहा हूँ तो ये राइट में आ रहा है, अगर मैं इंडेंट करना स्टार्ट करूँगा तो इस तरह से आएगा। क्लियर? ओके, तो ये हो गए 2 इंडेंटिंग के लिए। ये है ओरिएंटेशन। कई बार हमें ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि हमारा कंटेंट जो है वो ज़्यादा है और हमें उसे डायगोनल दिखाना है या तो फिर वर्टिकल दिखाना है। जैसे हो गया आपका कोई टाइटल या समथिंग, अगर मैं इसके अंदर एक कॉलम इंसर्ट करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें हॉरिजॉन्टली दिखानी है। ठीक है, तो कैसे दिखाएंगे वो हम तो उसके लिए करना पड़ेगा ये वाला ऑप्शन यूज़, ओरिएंटेशन। अगर फॉर एग्जांपल मैं प्रोडक्ट ए को क्लिक करता हूँ और ओरिएंटेशन पे जाता हूँ तो मुझे यहाँ पे 5 अलग अलग ऑप्शन दिख रहे हैं। एक तो है काउंटर क्लॉकवाइज, तो ये हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, उसका है दूसरे एंड पे जाएगा, अनदर एंड पे एंटी क्लॉक हो गया। ठीक, वर्टिकल सीधा लिखेगा, देखो ये स्पेस कम पड़ गया तो हम बड़ा करते हैं, लेकिन हमें दिख जाएगा कि इसने इस तरह प्रोडक्ट ए सीधा लिखा, इसमें कोई एडिशनल स्पेस नहीं है, लेकिन ये पूरा का पूरा वर्टिकल आ जाएगा। ये हमें सिर्फ डिस्प्ले हो रहा है, ये सारा का सारा कंटेंट डिस्प्ले हो रहा है, हम कहीं पे भी वैल्यू चेंज नहीं कर रहे। रोटेट टेक्स्ट अप साइड, मतलब जो भी आपने लिखा है वो फ्रंट एंड इस तरह से दिखेगा प्रोडक्ट ए, और उसका इन्वर्स हो जाएगा डाउन साइड में प्रोडक्ट ए। ठीक है, वापस जैसे थे होने के लिए क्या करोगे, वापस उसी को क्लिक कर दोगे तो वापस आ जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि अगर फॉर्मेट चेंज कर रहे हो आप लेफ़्ट राइट का, तो उसी पे वापस क्लिक करोगे तो वो अपने आप अरेंज हो जाता है। इसको अगर फॉर एग्जांपल ये 45 डिग्री पे जा रहा है, लेकिन मुझे चाहिए 30 डिग्री पे या 15 डिग्री पे, तो कैसे करेंगे, तो इसके अंदर नीचे लास्ट ऑप्शन है फॉर्मेट सेल्स, इसको क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, अपने हिसाब से डिग्री सेट कर सकते हो किस तरह से दिखाना है। ठीक है, लेफ़्ट राइट ऊपर नीचे की तरफ जो भी आपको करना है। फॉर एग्जांपल इसको मैं हल्का सा 30 डिग्री माइनस पे दिखाना चाहता हूँ तो ये इस तरह से आ जाएगा।
लेफ्ट हैंड साइड पे मुझे नीचे की तरफ दिखाना है। तो ये एक फॉर्मेटिंग का भी एक तरीका है कि आप कुछ चीज़ें अगर फॉर्मेट करना चाहो तो इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, ओके, ठीक। तो ये वाली चीज़ हो गई। अभी हम आते हैं यहाँ पे रैप टेक्स्ट पे। ठीक है, रैप टेक्स्ट का मतलब क्या होता है कि कुछ चीज़ें लिखी हुई है उसको न्यू लाइन पे ले जाना है विदाउट एंटरिंग या कुछ। एक्सेल में जो भी आप एंटर करते हो तो वो नए सेल पे चला जाता है, उसी रो में नहीं लिखते। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ लिखना चाहता हूँ, ये मैंने कुछ लिखा, जैसे हमने पहले भी लिखा था प्रोडक्ट नेम और ओवरलैप हुआ था डी से, इसी में इसके अंदर भी सेम ही हुआ कि यहाँ पे कुछ लिखा और ओवरलैप हो गया ई कॉलम के अंदर। अगर मैंने यहाँ पे कुछ लिखा तो ये फिर दिखेगा नहीं। ठीक है, तो इसमें जो वैल्यू है मुझे इसी सेल में चाहिए, ना मुझे सेल बड़ा करना है या अभी कुछ नहीं करना है, ये सेल साइज़ मेरे को सही है, इसी में दिखाना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा रैप टेक्स्ट, तो अपने आप वो क्या करेगा, उसके अंदर फिट कर देगा टेक्स्ट को। ठीक है, तो रैप टेक्स्ट का मतलब क्या हो गया, सेल के अंदर ही वो सारा कंटेंट आ जाता है। एक और चीज़ें होती है, एक और चीज़ होती है यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर, एक और ऑप्शन बच गया हमारा, मर्ज एंड सेंटर। ठीक है, तो मर्ज एंड सेंटर का क्या पर्पज़ होता है, जैसे हर एक सेल इंडिपेंडेंटली इंडिविजुअल है, लेकिन कभी ऐसा होता है कि हमें 3 कॉलम का यूज़ करके एक सेल वैल्यू बनानी है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप समझ लिए कि बैलेंस कॉलम है, फिर यहाँ पे 3 ऑप्शन है आपके पास, पे 1, पे 2, पे 3। ठीक है, तो ये 3 तो आपके सब टाइटल हो गए, लेकिन ये टाइटल है जो इसके अंदर आ रहा है। लेकिन मुझे यहाँ पे अगर 3 कॉलम का बीच में कर देना होता तो मैं क्या करता, मर्ज एंड सेंटर का यूज़ करता। अगर मैं इसको क्लिक करता तो ये ऑटोमेटिकली एक सेल बन जाता। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली एक ही सेल बनता और इसकी वैल्यू क्या होती, C10, जो पहला वाला सेल होगा उसी का एड्रेस। अगर मैं यहाँ पे D10 भी लिखूँगा तो भी वो क्या करेगा, C10 ही करेगा। ठीक है, जब भी आप सेल मर्ज करोगे तो उसमें जो पहला वाला सेल होगा उसी में वैल्यू इनपुट होगी और बाकी के सारे सेल्स उसके रेफरेंस में रहेंगे। तो कभी भी वो D10 नहीं होगा, वो हमेशा रहेगा C10 ही। ठीक है, यहाँ पे एज ऑफ नाउ। और ये हो गए आपके बाकी के। एक और चीज़ है, फॉर एग्जांपल मुझे इन दोनों को मर्ज करना है तो क्या होगा, अगर मैं इसको मर्ज करूँगा तो क्या करेगा, एरर देगा एक। ठीक है, ये एरर क्या दिया, मर्ज सेल कीप द अपर लेफ्ट वैल्यू एंड डिस्कार्ड अदर वैल्यू। इसका क्या मतलब, अगर मैं ओके करता हूँ तो लेफ़्ट साइड की अपर वैल्यू मतलब ये पहले वाला, ठीक है, इसको रखेगा और इसको ओवरराइड करेगा, क्योंकि ये पूरा एक सेल बनेगा और एक सेल में एक ही वैल्यू हो सकती है, एक से ज़्यादा वैल्यू नहीं हो सकती। तो इसके अंदर ये पे 1 वैल्यू रहेगी और पे 2 वैल्यू रिमूव हो जाएगी। ठीक है, तो ये रिमूव हो गई। ध्यान में रखिएगा, जब भी आप सेल मर्ज करें तो सेल एक ही सेल में वैल्यू हो और बाकी के सेल एम्प्टी हों, वरना आपका दूसरी जो वैल्यू होगी वो रिमूव हो जाएगी और रिमूव होने के बाद वो रिवर्ट नहीं होती। आप अंडू कर सकते हो लेकिन वो रिवर्ट नहीं होगी। अंडू करोगे तो वापस आ ही जाएगा, लेकिन अगर आपने फाइल सेव करके क्लोज़ कर दिया और वापस आए तो वो वापस अंडू नहीं हो पाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी आप मर्ज करते हो तो वो एम्प्टी सेल्स को ही मर्ज करें ताकि आपको वैल्यूज़ रहें। ठीक, इसके अंदर 4 ऑप्शन हैं। मर्ज सेंटर जो हमने अभी देखा, उसके अलावा एक और है मर्ज एक्रॉस। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मर्ज एंड सेंटर का क्या पर्पज़ होता है कि फॉर एग्जांपल मैंने ये सारे सेल सेलेक्ट किए, अगर मैं मर्ज एंड सेंटर करता हूँ तो वो क्या करेगा, सारे रोज़ एंड कॉलम्स को मर्ज करके एक सेल कर देगा। सारे रोज़ और कॉलम्स को मर्ज करके एक सेल कर देगा। लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि हर रो को इंडिपेंडेंटली मर्ज किया जाए विद द कॉलम लाइंस, तो ये सारे 4 कॉलम का एक रो बनना चाहिए, ये सारे 4 कॉलम का एक रो, इस तरह से सारे रोज डिवाइड होने चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मर्ज अक्रॉस, ये फंक्शनैलिटी के थ्रू आप हर जो भी आपने सिलेक्ट किया होगा वो क्रॉस एक्रॉस हो जाएगा, मतलब कॉलम वाइज मर्ज होगा रो टू रो, एक सेल नहीं बनेगा, हर एक रो पे इंडिपेंडेंटली वो कॉलम्स मर्ज होंगे। ठीक है, अगर ये मर्ज हटा देना है
सिंपल वे जो हमने बोल्ड ये लेफ़्ट राइट सेंटर में देखा कि जब वापस क्लिक करने पे हट जाता है, तो यहाँ पे भी अब वापस क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली मर्ज सेल्स रिमूव हो जाएगा। ठीक, नीचे मर्ज एंड सेल लिखा हुआ है, ये और ये दोनों में एक ही डिफरेंस है। अगर फॉर एग्जांपल इसमें मैंने लिखा राकेश, ठीक है, और ये सारे सेल सिलेक्ट करके अगर मैं मर्ज एंड सेंटर करता हूँ तो क्या होता है, वो सारे सेल सिलेक्ट करके सेंटर करेगा ऑन द बॉटम साइड सेंटर में, क्योंकि ये बॉटम है। अगर सेंटर सेंटर होता तो शायद ये करता है। ठीक, डिफ़ॉल्ट में होता है ये सेंटर सेंटर। तो ये ना होके अगर मैं इसको लेता मर्ज एंड सेंटर, तो वो क्या करता, जो फॉर्मेट है एज ऑफ नाउ जो सेल के अंदर, उसी फॉर्मेट को वो फॉलो करता और बाकी का सेंटर कर मतलब उसी अलाइनमेंट में मर्ज कर देता, और कुछ नहीं। एंड अनमर्ज जो आप ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्लिक करते हो, अगर यहाँ पे भी करोगे तो वो अनमर्ज ही। ठीक, होपफुली आपको ये समझ में आया होगा कि अलाइनमेंट किस तरह से काम करता है इन एक्सेल। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से ये नंबर्स को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।